जिनका विनाश और हत्या के अलावा और कोई इरादा नहीं होता है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि वे उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे और बस इतना ही। नहीं 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 नहीं, ये पूरी तरह से एक मिथ्या है मेरे दोस्तों, जिनसे सौदा करने में जान भी जा सकती है। और ये मैं मजाक नहीं कर रही। कई लोग जिनको पकड़ भी लेते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसके परिणाम मृत्यु दंड का जल्द ही स्पष्ट संकेत देने लगते हैं। आज की घटना इतनी खौफनाक है कि ये आपके दिल को छू लेने वाली यादों के साथ रूह कपा देने वाली डरावनी भावना भी देगी, जिससे आप पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये मुंबई जोगेश्वरी का किस्सा है। ये जो किस्सा है साल 1980 का किस्सा है। उस टाइम पर ना जोगेश्वरी में बहुत पहाड़ होते थे, ज्यादातर ना ये एक जंगल के जैसा एरिया था। वहाँ पर एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक 15 साल की बेटी थी। उसका नाम सरिता था। सरिता के जो पिताजी थे ना, वो उसको प्यार से सरू करके बुलाते थे। सरिता के पिताजी एक रिक्शा ड्राइवर थे। एक बार ना सरिता के पिताजी रिक्शा चलाते हैं तो उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट बहुत बुरे से हो जाता है। ऑन द स्पॉट उनकी वहाँ पर मौत हो गई थी और जो पूरा रिक्शा था ना चकनाचूर हो गया था। अब घर में कोई कमाने वाला तो रहा नहीं था, तो सरू की मम्मी ना लोगों के घरों में झाड़ू पोता करती है। अब एक बार क्या होता है, उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है ना कि वो बेड पर ही लेट जाती है। उसको पकड़कर उठाया जाता है, बिठाया जाता है। उसकी पीठ में भयंकर दर्द होता है। धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता ही जाता है। वो टोटली बेड पर आ जाती है। इनके घर में अब कमाने वाला कोई नहीं था। पूरा राशन जो था खत्म हो जाता है। खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो सरू डिसाइड करती है कि मैं अब लोगों के घरों में जाऊंगी, काम मांगूंगी और अपना कमाऊंगी, जिससे मैं मम्मी का इलाज कर पाऊंगी और खाने पीने का भी बंदोबस्त करूंगी। सरू एक घर में जाती है, बहुत मिन्नतें करके काम मांगती है। उसको काम भी मिल जाता है। वो पूरे घर का जब काम निपटा लेती है ना, तो घर की जो मेम साहब होती है वो सरू को ना कुछ रात के दाल चावल देती है खाने के लिए। तो सरू बोलती है ये दाल चावल ना मैं ऐसा करती हूँ थैली में अपने घर पर लेकर जाती हूँ। तो जो मैडम होती है वो बोलती है ठीक है जा ले जा। सरू ना खुशी खुशी अपने घर पर जाती है। अपनी मम्मी को बोलती है देखो मम्मी, मेरे को दाल चावल मिले खाने के लिए। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया था ना, चलो मिलके दाल चावल खाते हैं। ये लोग खुशी खुशी वो दाल चावल खाते हैं। अगला दिन आता है, सरू काम पर जाती है, लेकिन दरवाजे पे उसकी मेम साहब और साहब खड़े होते हैं। वो सरू को पूछते हैं सच सच बोल, तुझे क्या ट्यूबरक्लोसिस है ना? तो सरू बोलती हाँ। तो मेम साहब अपने पति को बोलती है देखा, मैं तो इसकी आंखों के नीचे काले दाग देखकर ही समझ गई थी। जिस हिसाब से ये सूकर ये इसकी काली सी स्किन है ना, मुझे पता था इसको पक्का ट्यूबरक्लोसिस ही है। हाँ, इसीलिए मैं अब इसको काम पर नहीं रखूंगी। जा बाबा तू यहाँ से जा, हमें नहीं तो चाहिए, हम किसी और को रख लेंगे। तो सरू बोलती है मैडम ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखिए हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है। मैं जैसा भी होगा ना, मैं पूरे दिल से पूरी मेहनत से काम करूंगी, आपको कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। प्लीज आप मुझे इस काम से मत निकालो। तो वो बोलते नहीं नहीं नहीं, हम तुझे भी काम पर नहीं रख सकते हैं। ये बीमारी के हमने अपने पूरे घर में फैलानी है, जा तू यहाँ से चली जा। तो वो हाथ पैर जोड़ने लग जाती है, प्लीज मत करो मेरे साथ, ऐसा मत करो। तो जो मैडम होती है ना, बोलती है तू यहाँ से जाती है कि नहीं जाती है, तुझे मार मार के यहाँ से भगाएं। तो ना ऐसा वो सरू को धक्का मारते हैं, तो सरू वहाँ से चली जाती है। सरू की आंखों में आंसू है और वो सोचती है कि क्या मुंह लेकर मैं मम्मी के पास जाऊँ। हाँ, घर में कुछ खाने का भी नहीं है, मम्मी को क्या बोलूंगी, मेरी मम्मी की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, उल्टा मैं मेरी माँ के ऊपर ही बोझ बन जाऊँ। वो डिसाइड करती है कि मैं ना अपने आप को खत्म कर लेती हूँ। ये सब बातें सोचते सोचते ना वो एक पहाड़ के ऊपर जाती है। वो ना अभी जंप करने के बारे में सोच ही रही होती है, तो अचानक से ना उसकी नज़र एक कांच की बोतल पर पड़ती है। उसको ना बोतल के अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। उसको कुछ धुएं जैसा, ऐसा लगता है कि कुछ धुएं जैसा छोटा सा है, जिसके अंदर किसी आदमी की शक्ल बनी हुई है। वो ना ऐसे ऐसे हाथ करके उसको इशारा कर रहा है कि बोतल का ढक्कन खोल। सरू ये देख के बहुत डर जाती है। सरू ना वहाँ से फटाफट भागती है। अब भागते भागते वो सोचती है सरू ये क्या कर रही है तू, अपने ही अंदर ये बातें करती जा रही है कि पूरी दुनिया ने तुझे ठोकर मार के अकेला छोड़ दिया है। अब जो भी वहाँ पर बोतल के अंदर जो भी चीज़ है, तू भी उसके साथ वैसे ही कर रही है। हाँ, उसको ऐसे ही अकेला छोड़ रही है। ये जो तू कर रही है ना, अच्छा नहीं कर रही है। अब सरू सोचती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, जो भी है ना उस बोतल के अंदर मैं उसको आज़ाद कर दूंगी। अब सरू ना डरी डरी उस बोतल के पास जाती है। कांपते हुए अपने हाथों से वो बोतल का ढक्कन खोलती है। तो जैसे उसने ढक्कन खोला ना,
तो बॉटल के अंदर से भाप देने कुछ बाहर निकला। जैसे दोस्तों हम लोग अभी जो भरी हुई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है उसको ऐसे शेक करते हैं और उसका ढक्कन खोले तो कोल्ड ड्रिंक कैसे उड़ता है, या फिर जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो कैसे जुप करके ऊपर जाता है, वैसे ना जुप देने वहाँ से उस बॉटल से में से कुछ निकलता है, पूरा धुआं ही धुआं हो जाता है। सरू ये देख के बहुत डर जाती है। वो धीरे धीरे ना अभी अपने कदम पीछे रखती है और पीछे करते करते ना धाड़ देने ज़मीन पर गिर जाती है। ज़मीन पर जैसे गिरी ना तो उस धुएं में से ना एक भयंकर सा एक लंबा चौड़ा जिन आता है। वो सरू के पास आता है और सरू को बोलता है डर मत, तू बता तेरी इच्छा क्या है। तो सरू कुछ रिप्लाई नहीं करती। वो बोलता है तू डर मत, तू मुझे बता, तेरी जो भी इच्छा है मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। तो सरू डर के ना कांपती हुई आवाज़ में बोलती है कि हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम लोग कई दिन से भूखे हैं, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और मैं और मेरी मम्मी ना बहुत बीमार हैं, हमारे पास इलाज करवाने के लिए भी पैसा नहीं है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हो। तो वो जिन बोलता है बस इतना ही, तुझे जो चाहिए ना, तू जिस चीज़ पे भी हाथ रखेगी, जो भी चीज़ की डिमांड करेगी, मैं हर चीज़ तुझे लाकर दे सकता हूँ, तुझे हमेशा खुश रख सकता हूँ, लेकिन तुझे ना मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तो सरू उसको पूछती है क्या, कौन सी बात माननी पड़ेगी। बोलता देख, जब तू बड़ी हो जाएगी ना तब तू मेरी बीवी के तौर पर मेरे साथ रहेगी। तो सरू थोड़ा चुप हो जाती है, मन ही मन में सोचती है कि मैं क्या करूं। फिर वो अपने मन में डिसाइड करती है कि देख सरू, ज़िंदगी ने तुझे एक और मौका दिया है, इस मौके को तुझे खोना नहीं चाहिए। तो सरू बोलती हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। तो वो जिन बोलता है देख, मैं तुझे हर चीज़ ला के दूंगा, अगर तू अपनी जुबान से मुकरी ना तो मैं और तेरी माँ की दोनों की गर्दन तोड़ दूंगा, हर चीज़ तुझे ला के दूंगा, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। तो सरू बोलती हाँ हाँ मुझे मंजूर है, तेरी हर बात मंजूर है। तो बोलता है ठीक है। अब वो जिन ना ऐसे जुप जुप करके घूमता है और सरू के आगे 4 बड़े बड़े टिफिन रख देता है, खानों से भरे हुए वो टिफिन है। वो बोलता है जो तुझे खाना है खा, और ना वो सरू के हाथ में 10,000 रुपया भी रखता है। दोस्तों उस टाइम पर 10,000 रुपया बहुत बड़ी बात थी। तो वो सरू को बोलता है ले इस पैसे को यूज कर, मैं तुझे ना एक लॉटरी का नंबर देता हूँ, तू वो लॉटरी लगा, तेरी लॉटरी 100% निकलेगी, तुझे जितना पैसा चाहिए ना उस लॉटरी से कमा सकती है, तुझे जो भी धंधा करना रहेगा ना उस धंधे में तुझे बहुत प्रॉफिट होगी, मैं तेरी हर तरीके से मदद करूंगा। तो सरू बोलती है ठीक है। अभी ये घर पर जाती है, खुशी खुशी माँ बेटी खाना खाते हैं। अगले दिन ये लॉटरी भी लगाती है, इसको लॉटरी का नंबर भी निकल जाता है। धीरे धीरे जो पैसा आता है ना उस पैसे से ये दुकान भी डालती है और इसकी जो दुकान है ना बहुत प्रॉफिट में होती है। 3 साल हंसी खुशी कैसे निकल जाते हैं सरू को इस बात का पता ही नहीं चलता, लेकिन सरू डेली उस जिन को याद करती है। वो जिन ना 3 साल के अंदर एक बार भी सरू को मिलने नहीं आया था। सरू को ऐसा लगता है कि शायद वो जिन इसको भूल गया है, इसको छोड़कर चला गया है। अब जैसे ये 18 साल की होती है ना तो एक रात वो जिन इसके पास आता है। वो जिन और भी ज्यादा भयानक दिखता है, खूंखार दिखता है। वो सरू के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और फिजिकल रिलेशन बनाते बनाते उसको बहुत बार मारता भी है, लेकिन डर के मारे सरू कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि वो अगर कुछ बोलेगी, इसके खिलाफ जाएगी तो वो जिन इसको और इसकी माँ दोनों को मार डालेगा, इसलिए वो डर के मारे कुछ बोलते नहीं है। अब जो ये जिन है ना डेली आता है, सरू के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और उसको बहुत मारता है। सरू डे बाई डे ना मन ही मन में अंदर बहुत घुटती जाती है, उदास रहती है, बहुत रोती है, लेकिन कभी अपनी मम्मी को बताती नहीं है। तो उसकी मम्मी उसको पूछती है कि क्या हुआ बेटा, आजकल ना तू ज्यादा अपने रूम में ही रहती है, खाने पीने में भी तेरा ध्यान नहीं है, काम पर भी नहीं जाती है, क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है। तो वो अपनी मम्मी को बोलती है हाँ मम्मी मेरी तबीयत ठीक है, बस मेरे को ना थोड़ा अकेले रहना है, मैं बहुत इस दिल्ली की लाइफ से तंग आ गई हूँ। अब एक दिन क्या होता है, सरू ना सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जिन आ जाता है। वो जिन ना सरू को बहुत मारता है, बहुत ज़्यादा मारता है और बोलता है देख अभी मैं तेरी आंखों के सामने तेरी मम्मी की जान ले लूँगा। तो सरू ना उसके हाथ पैर जोड़ती है, बोलती है ऐसा मत कर, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। अब वो जिन है ना रात के टाइम पर तो आता ही आता है, कई बार दिन के टाइम पर भी आता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। सरू डे बाई डे सूखती जाती है, काली हो जाती है, उसकी आंखों के नीचे ना बहुत खड्डे पड़ जाते हैं। तो एक दिन उसकी मम्मी बोलती है चल हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, तू कुछ खाती पीती नहीं है, तेरी तबीयत देख कैसी हो गई है, हालत देख तू अपनी। उसकी मम्मी ने जबरदस्ती उसको डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर बोलता है कि इसकी हालत तो बहुत खराब है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर इसके बहुत सारे टेस्ट करता है और पता चलता है कि इसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया है और ये ना अब लास्ट स्टेज पर है, इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। अब डॉक्टर कंटिन्यू अपनी निगरानी में इसका ध्यान दे रहा है। अब जो उसकी मम्मी है बड़ी परेशान हो जाती है कि इसको क्या हो गया है, अचानक से पहले तो अच्छी खासी थी, अब क्या हो गया है। सरू को भी पता चल जाता है कि अब वो ज़्यादा दिन बचने वाली नहीं है। वो ना क्या करती है, एक दिन अपनी मम्मी को सब सच बता देती है कि मम्मी ऐसे ऐसे मैंने एक जिन के साथ डील की थी, वो दिल्ली आके मेरे साथ फिजिकल
रिलेशन बनाता था, मैं इस रिश्ते से खुश नहीं थी। मैं अंदर ही अंदर घुटती रही। मुझे पता है कि अब मैं बचने वाली नहीं हूँ। मैं आपकी जान बचाना चाहती थी, इसी वजह से मैं कुछ नहीं बोली थी, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं तो हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये बोलकर ना उसकी मम्मी बोलती, बेटा तू टेंशन मत ले, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मैं ना एक पंडित जी को लेकर आती हूँ। उसकी मम्मी फटाफट जाती है, एक पंडित जी को लेकर आती है। जैसे उसकी मम्मी हॉस्पिटल में आती है ना, तो उसको पता चलता है कि सरू हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उसकी मम्मी फूट फूट के रोती है, सरू तो चली गई है, जो भी पैसा है, जो भी जमीन जायदाद है, सिर्फ सरू की मम्मी के पास है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि जो लोग ऐसी काली शक्तियों का सहारा लेकर धन कमाते हैं, तो ऐसे पैसे का क्या फायदा जिसकी वजह से हमारी जान, हमारे अपनों की जान चली जाए। तो ऐसी शक्तियों का कभी सहारा नहीं लेना चाहिए। जो लोग ऐसी शक्तियों का सहारा ले भी लेते हैं ना, तो उनको किसी उच्च अधिकारी के पास जाना चाहिए, मदद लेनी चाहिए, जो इन शक्तियों से निपट सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।